हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। संध्या एक हिमाचली लड़की थी जो कि काफी ज्यादा गरीब होती है। संध्या के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर चुके थे और संध्या के ऊपर अब उसके छोटे भाई वेद की जिम्मेदारी होती है और इसीलिए ही संध्या अपना एक ढाबा चलाती है और अपना घर संभाल रही थी। एक दिन वेद संध्या के पास जाता है और संध्या से बोलता है, दीदी मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? तुम्हें पैसों का क्या काम है? दीदी वो क्या है ना, मुझे कुछ किताब लेनी है, परीक्षा आ रही है और उन किताब से बहुत मदद हो जाती है। मैडम ने भी यही बोला था कि उन किताबों से पढ़ेंगे तो परीक्षा के लिए बहुत मदद हो जाएगी, इसीलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। ठीक है वेद, दिल लगाकर पढ़ना। मुझे बहुत खुशी होती है तुम्हें पढ़ाई करता हुआ देखकर। मैं तो पढ़ाई कर नहीं पाई मजबूरी की वजह से, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि मेरा भाई वेद बहुत पढ़े और एक बड़ा आदमी बने। संध्या सब कुछ अपने भाई के लिए ही करती है। अपने भाई को पैसे देने के बाद संध्या वहाँ से ढाबे पर चली जाती है। संध्या के ढाबे पर अरुण नाम का लड़का आता है और वो ढाबे पर खाना खाता है। अरुण को खाना बहुत पसंद आता है और वो बोलता है, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। हिमाचल में संध्या जी आपके ढाबे का खाना और भी ज्यादा स्वाद लगता है। सच में आपके हाथों में जादू है। संध्या अपनी जिंदगी में खुश थी। ढाबा और अपने भाई की पढ़ाई में ही संध्या जीती है, लेकिन संध्या के ढाबे वाली जमीन पर संग्राम सिंह की बहुत समय से नजर थी। इस लड़की को मैंने ज्यादा पैसे भी देने के लिए मान गया, लेकिन यह है कि अपनी जमीन का कुछ ज्यादा ही धौंस दिखा रही है। लेकिन मेरा भी नाम संग्राम है। जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता तब तक मुझे भी कहाँ शांति मिलने वाली है। इतनी अच्छी जमीन है, यहाँ अगर होटल बन गया तो पैसे छापूंगा, लेकिन इस लड़की की वजह से अब तक मेरे हाथ बंधे हुए हैं। संग्राम जो शुरू से ही संध्या के ढाबे वाली जमीन लेना चाहता था, लेकिन जब काफी जतन करने के बाद भी उसे वो जमीन नहीं मिल पाती है तो संग्राम अब चाल पर उतर जाता है। और वो एक सुबह जब संध्या ढाबे की साफ सफाई में लगी होती है तो संध्या की नजर से बचकर संध्या की रसोई में जाता है और बने हुए खाने में अलग अलग पाउडर, छिपकली, चूहा ऐसी कई चीजें मिला देता है। जब वहाँ ग्राहक खाना खाने आते हैं तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है, इसीलिए काफी लोग भड़क जाते हैं। अपना ढाबा बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारी वजह से इतने लोगों की तबीयत खराब हो रही है। पैसे कमाने के चक्कर में खराब खाना खिला रही हो तुम। नहीं, मैं कोई खराब खाना नहीं खिला रही हूँ। पता नहीं ये कैसे हो रहा है। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने जानबूझकर खराब खाना खिलाया ताकि लोगों की तबीयत खराब हो। अब तुम्हें भी यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। यहाँ से चली जाओ। वहाँ के सब लोग मिलकर संध्या को निकाल देते हैं। संध्या अब अपने भाई के साथ दिल्ली शहर में आ जाती है। दिल्ली में काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। दीदी यहाँ पर तो बहुत गर्मी है, हम यहाँ कैसे रहेंगे? गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा है, लेकिन अब हमें यहीं रहना पड़ेगा। और जैसे हमें हिमाचल की आदत हुई थी वैसे यहाँ की भी आदत हो ही जाएगी। एक तो हम लोग पहाड़ी है ना, इसीलिए हमें और भी ज्यादा गर्मी लग रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी। संध्या अब यहाँ काम की तलाश में लग जाती है। संध्या को एक जगह काम मिलता है और संध्या वहाँ काम करने लग जाती है। एक दिन संध्या ने अपने मालिक वैभव के लिए खाना बनाया होता है और वैभव को वो खाना बहुत पसंद आता है। अरे संध्या, तुम तो वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। सच में? आपको अच्छा लगा मेरे हाथ का खाना? और भाई जब अच्छा बनाया है तो अच्छा ही लगेगा ना। खाना बहुत अच्छा है, और जब तुम इतना अच्छा खाना बना ही लेती हो तो मुझे यही लगता है कि तुम्हें तो अपना ठेला लगा लेना चाहिए। लेकिन लगाने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। अगर तुम ठेला लगाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कुछ पैसे मैं दे दूंगा। वैभव का सुझाव संध्या को काफी अच्छा लगता है और वो अपने मालिक की मदद से भी संध्या अब अपना ठेला लगा लेती है। ठेले पर संध्या को काफी ज्यादा गर्मी लगती है। 4 बार जगह बदल चुकी हूँ मैं। अब भी पेड़ के नीचे ठेला लगाया है ताकि गर्मी ना लगे, लेकिन ये गर्मी तो बहुत ज्यादा लग रही है, सीधा चुभ रही है। क्या करूं मैं? मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है गर्मी। संध्या की कमाई तो हो रही थी, लेकिन उसे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और गर्मी की वजह से ही एक दिन संध्या को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। संध्या को वहाँ मौजूद लोग उसके घर पहुँचा देते हैं। वेद उसका काफी ध्यान रखता है। जब संध्या को ठीक लगने लगता है तो वेद बोलता है, दीदी मुझे पता है कि बाहर कितनी गर्मी हो रही है और इसीलिए ही आपको चक्कर भी आ गई, लेकिन हम हार तो नहीं सकते हैं ना।
मुझे ये लगता है कि हमें घास का ढाबा बना लेना चाहिए, क्योंकि घास के ऊपर बैठने से ही कितनी ठंडक मिलती है। और इस गर्मी में तो हम एसी भी नहीं लगवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है ना। तो मुझे यही लगता है कि हमें घास का ढाबा खोल लेना चाहिए। हाँ, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। बहुत अच्छा आइडिया दिया है। अब हम घास का ही ढाबा खोलेंगे। संध्या अब अपने भाई के साथ मिलकर घास का ढाबा खोलने की तैयारी में लग जाती है और दोनों भाई बहन मिलकर एक घास का ढाबा खोल लेते हैं। और घास का ढाबा कुछ अलग भी था, इसीलिए लोगों को कुछ अलग मिलता है, इसीलिए अब वहाँ लोग आने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वैभव भी संध्या के ढाबे पर आता है और उसे काफी ठंडक मिलती है। क्या बात है संध्या, तुमने तो कुछ अलग हटकर ही किया है। घास का ढाबा वाकई में बहुत ही अच्छा आइडिया है। दिल्ली में इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी, यहाँ रहना इतना मुश्किल हो रहा था और फिर इस गर्मी में खड़े होकर खाना बनाना और भी ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए। इसीलिए कुछ तो सोचना ही था ना। और ये आइडिया मेरा नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई का है। जिसका भी आइडिया है ये बहुत ही अच्छा है। जरूरी नहीं होता है कि महंगे महंगे एसी से ही राहत मिले। साधारण सा एक घास का ढाबा भी ठंडक देता ही है, और ये तुमने दिखाई दिया। मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ। खाना तो तुम वैसे ही बहुत अच्छा बनाती हो, और अब ढाबा भी तुमने इतना बढ़िया बना लिया, तो तुम्हारी कोशिश भी कामयाब जरूर होगी। संध्या को भी अब घास के ढाबे में काफी राहत मिल रही थी और लोग भी वहां आना पसंद करते थे। कम समय में संध्या का ढाबा बहुत अच्छा चलने लगता था और आखिरकार संध्या ने इतनी मुश्किलों का सामना करके अपने लिए रास्ता निकाल ही लिया था। राजेश और उसकी पत्नी विमला एक कपड़ा मिल में काम करके अपना और अपने दोनों बेटा बेटी मीनू और टीटू का पेट पालते हैं। वो दोनों अपने बच्चों से भरपूर प्यार करते हैं। मीनू टीटू से 2 साल बड़ी होती है और वो 14 साल की होने के बावजूद भी सारा खाना बनाना जानती है। अरे वाह मीनू बिटिया, ये सब्जी रोटी और पनीर के पकौड़े तो एकदम लाजवाब बने हैं। भाई मानना पड़ेगा विमला, तुम्हारी बेटी तो तुमसे भी अच्छा खाना बनाती है। हाँ राजेश जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है मीनू पर। मीनू अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने छोटे भाई टीटू का ख्याल रखती है। हमारी गैर मौजूदगी में खाने से लेकर घर के बाकी सारे काम भी करती है। सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं मीनू बिटिया, जो तुम हमारी बेटी हो। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ माँ, जो आप दोनों मेरे माता पिता हो। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ माँ पापा, आप दोनों दिन भर काम करके घर आते हो, तब घर में रौनक आती है। आप दोनों हमें कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? अरे टीटू बेटा, ये कैसी बातें कर रहा है तू? हम भला अपनी जिगर के टुकड़ों को छोड़कर कहीं जा सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होगा बच्चों। लेकिन टीटू को जिस बात का डर था वही होता है। एक हफ्ते बाद जब राजेश और विमला मिल में काम कर रहे होते हैं, तभी अचानक से मिल में आग लग जाती है और उस आग में सभी जलकर मर जाते हैं। अपने माता पिता के खोने के बाद अब मीनू और टीटू दोनों इस दुनिया में अकेले हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे मीनू दीदी? हमारा तो माँ और पापा के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। टीटू रो मत। बस टीटू, माँ पापा, ये क्या हो गया? आप दोनों हमें छोड़कर क्यों चले गए? ये अच्छा नहीं किया आपने भगवान जी हमारे साथ। आपने हमसे हमारे माँ पापा नहीं, हमारी दुनिया छीनी है। टीटू और मीनू के पास पैसे नहीं थे, जिस कारण उन्हें घर से और स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है और अब वो सड़क पर दर दर भटकने लगते हैं। वो कई लोगों से पैसे और खाने की मदद मांगते हैं, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं करता, जिसके बाद कपकपाती हुई ठंड में वो दोनों सड़क के एक किनारे सो जाते हैं। मीनू टीटू के बदन पर घास डाल देती है ताकि उसे ठंड न लगे और खुद भी वहीं उसके बगल में सो जाती है। माँ पापा, अब तो आप तारे बन चुके हो, हमारी रक्षा करो। आप दोनों के जिगर के टुकड़े मुसीबत में हैं, हमारी मदद करो माँ पापा। मीनू और टीटू अगले दिन खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर रसीले फल होते हैं। दीदी, ये देखो, इस पेड़ पर ताजे रसीले फल हैं, हम इन्हें खा सकते हैं। लेकिन टीटू, ये पेड़ कितना ऊंचा है, इस पर तुम कैसे चढ़ पाओगे? नहीं नहीं, तुम मत चढ़ो इस पर,
तुम गिर गए तो तुम्हें चोट आ जाएगी। लेकिन दीदी, मैंने कह दिया सो कह दिया, मेरी बात माना करो टीटू। टीटू और मीनू कुछ दूर आगे चलने लगते हैं। तभी उन दोनों को एक ढाबा दिखाई देता है जिसकी मालकिन शकुंतला होती है। शकुंतला उन दोनों से कहती है, क्या है, मेरे ढाबे पर क्यों आए हो? तुम दोनों का होलिया देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों भीख मांगने आए हो। नहीं काकी, कुछ दिनों पहले ही हमारे माता पिता की मृत्यु हुई है। हम दोनों का इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा। हाँ काकी, इसीलिए हमें काम की ज़रूरत है। मैं आपके ढाबे पर सफाई और ग्राहकों का खाना परोसने का काम कर सकता हूँ। और रही बात मेरी दीदी की, तो मेरी दीदी के हाथ का खाना खाकर तो सब उनके खाने के फैन बन जाते हैं। हाय हाय, फैन बन जाते हैं मतलब ग्राहक पंखे बन जाएंगे? नहीं नहीं काकी, फैन मतलब सब इनके खाने के चाहने वाले बन जाएंगे। अच्छा ठीक है, चल मुझे कुछ बना कर दिखा, फिर मैं मानूं। शकुंतला मीनू को एक मौका देती है और मीनू उसे आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाकर दिखाती है और साथ ही सेवई भी बनाती है, जिसे चखने के बाद शकुंतला काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। वाह वाह वाह, क्या खाना बनाया है तुमने लड़की। तुम्हारे भाई ने सही कहा, इस खाने को खाकर सभी तुम्हारे खाने के पंखे मेरा मतलब फैन हो जाएंगे। धन्यवाद काकी। हाँ ठीक है, फिर तुम मेरे ढाबे में काम कर सकती हो। क्या? सच में? धन्यवाद काकी। मीनू और टीटू अब उस ढाबे में काम करने लगते हैं, लेकिन 2 महीनों तक काम करने पर शकुंतला उन्हें कुछ पैसे नहीं देती है। शकुंतला काकी, 2 महीने बीत गए, लेकिन आपने अब तक हम दोनों को हमारे पैसे नहीं दिए हैं। अगले महीने दे दूंगी, काम करो, जाओ। नहीं, बस बहुत हुआ आपका काकी। दीदी, हम अब इस ढाबे पर काम नहीं करेंगे। ये काकी अच्छी नहीं है, ये हमें उल्लू बना रही है, लेकिन हम उल्लू नहीं बनेंगे। अरे तुम क्या मेरे ढाबे से निकलोगे? अरे मैं ही तुम दोनों को निकालती हूँ, जाओ। मैं वैसे भी तुम दोनों को नहीं रखना चाहती। अब तो मैंने तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देना। बहुत मुंह चलाते हो ना तुम। लेकिन काकी, आप ऐसा नहीं कर सकती हो हमारे साथ। मुझे जो करना है मैं करूंगी। जाओ, जाकर जिससे शिकायत करनी है करो। चलो फुटो यहाँ से अब, आए बड़े गरीब फटीचर बच्चे। शकुंतला उन दोनों को ढाबे से बाहर निकाल देती है और वो दोनों बेचारे जंगल में दर दर भटकने लगते हैं। तभी उन्हें बहुत ठंड लगती है। दीदी, बहुत ठंड लग रही है। कहाँ रुके? यहाँ इस जंगल में तो कोई जगह भी नहीं दिख रही है रुकने की। पता नहीं टीटू, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। तभी उन्हें वहां पर एक बांस का घर दिखाई देता है। वो दोनों उस घर में जाते हैं और वहां अलाव जलाकर बैठ जाते हैं। अब वो दोनों वहीं पर रहने लगते हैं। तभी टीटू के दिमाग में एक सुझाव आता है। दीदी, क्यों ना हम इस बांस के घर को ढाबा बना दें? लेकिन टीटू, एक ढाबा चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, वो हम कहाँ से लाएंगे? दीदी, जंगल में एक जगह है जहाँ ढेर सारा कबाड़ पड़ा है। हम उस कबाड़ को बेचेंगे और उससे मिले पैसों से ढाबे में खाना बनाने का सामान खरीदेंगे। अरे वाह टीटू, क्या सुझाव दिया है तुमने। टीटू और मीनू अब उस जंगल में पड़े कबाड़ को बेचकर उन पैसों से खाना बनाने की सारी सामग्री लाते हैं और उस बांस के घर को एक ढाबे में बदल देते हैं, जिसके बाद वहां पर खाना बनाने लगते हैं। पहले कुछ दिनों तक उनके ढाबे पर केवल इक्का दुक्का लोग ही आते हैं, पर धीरे धीरे उनका ये छोटा सा बांस का ढाबा पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाता है। अरे वाह टीटू और मीनू, तुम्हारे इस बांस के ढाबे में खाना खाने का मजा ही कुछ और है। अरे और तो और यहाँ का खाना, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। मीनू, तुम एक बहुत अच्छी शेफ हो। मीनू और टीटू की तरक्की से शकुंतला जलने लगती है, क्योंकि मीनू के जाने के बाद अब उसके ढाबे पर जितने ग्राहक आते थे वो भी नहीं आते हैं। मीनू और टीटू के बांस के ढाबे को तो मैं बर्बाद करूंगी, वो भी अपने हाथों से। उन दोनों ने मुझे टक्कर देने की कोशिश की है, ये अच्छा नहीं किया उन्होंने। वो दोनों जानते नहीं कि शकुंतला क्या चीज है। शकुंतला रात में उस बांस के ढाबे को तोड़ने जाती है, लेकिन तभी अचानक से हवा में 2 बांस की लकड़ियां प्रकट हो जाती हैं और वो दोनों लकड़ियां अपने आप शकुंतला को बुरी तरह मारने लगती हैं।
आ, नहीं नहीं नहीं, नहीं बचाओ मुझे, बचाओ। तभी शकुंतला को वहां पर राजेश और विमला की आत्मा दिखाई देती है और वो दोनों उससे कहते हैं, तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारे बच्चों को तकलीफ पहुंचाओगी? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मरने के बाद भी हम दोनों अपने बच्चों की रक्षा करेंगे। अगर आइंदा से इन दोनों को चोट पहुंचाने की जुर्रत भी की तो हम दोनों से बुरा और कोई नहीं होगा शकुंतला। नहीं, माफ कर दो मुझे। शकुंतला डर के मारे कांपने लगती हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाती है और मीनू और टीटू दोनों उस बास के ढाबे से पैसे कमाकर जीवन में खूब तरक्की करते हैं। प्रताप की 2 जुड़वा बेटियां होती हैं, सिया और सयूरी। दोनों के पैदा होने के कुछ साल बाद एक भयंकर अग्नि दुर्घटना में सिया और सयूरी की मां राजश्री की मौत हो जाती है, जिसके बाद प्रताप ने ही सिया और सयूरी की देखभाल की। एक गरीब आदमी होने के बावजूद भी उसने अपनी दोनों बेटियों की हर ख्वाहिश को पूरा किया। एक रोज सिया, सयोरी, देखो बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए बेकरी से क्रीम रोल लाया हूँ। तुम दोनों को ये बहुत पसंद है ना? हाँ पापा, धन्यवाद। आप दुनिया की सबसे अच्छे पापा हो। सिया और सयूरी दोनों में से सयूरी हमेशा से ही पढ़ाई में कमजोर थी, वहीं दूसरी ओर सिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। प्रताप एक चौकीदार की ड्यूटी पर होता है। वो दिन भर एक कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर ड्यूटी करता और फिर रात में एक बंगले के बाहर ड्यूटी करता। ऐसे ही कड़ी मेहनत करके वो अपनी बेटियों को पालता। सयूरी के कम मार्क्स देख वो उसे डांट लगाता है। सयोरी बेटा, ये तो गलत बात है ना। पापा दिन रात इतनी मेहनत करते हैं और तुम पढ़ाई नहीं करती। अपनी बहन सिया को देखो, पूरे विद्यालय में अव्वल आई है। और तुम देखो, सूरज से तो एक हो, काश सीरत से भी हो जाती। सिया दिन रात पढ़ती रहती है, वहीं सयूरी को एक फिल्म अभिनेत्री बनना होता है और उसे अभिनय करना, नाचना, गाना बहुत पसंद होता है। ला 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 ला। अरे सयूरी, जरा एक गिलास पानी तो दे दे, बहुत गर्मी हो रही है। एक ग्लास पानी की कीमत तुम क्या जानो सिया। ओफो, दिन रात बस यही करती रहती है तू। कभी किताब खोलकर पढ़ाई भी कर ले बहन। अरे सिया, मेरे हिस्से की पढ़ाई तू ही कर लेना। वैसे भी तू इतना पढ़ती है, जैसे कि पूरी विद्यालय की पढ़ाई तू ही करती हो। दिन और रात 24 घंटे लगातार काम करके प्रताप की तबीयत खराब होती, लेकिन फिर भी वो बिना किसी रुकावट के काम करते ही रहता है। अपनी दोनों बेटियों की जरूरतों को पूरा करने के खातिर तीज त्योहार पर भी वो ओवर टाइम काम करता और अपनी बेटियों के लिए नए कपड़े खरीदता। समय बीत जाता है और सयूरी और सिया अब कॉलेज में पढ़ने जाती हैं और प्रताप भी बूढ़ा हो जाता है। एक दिन सयूरी के कॉलेज में मुंबई से कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी सयूरी उनके पास जाकर कहती है, सर, मैंने अभी सुना कि आप लोग वो सपनों के शहर बम्बई से आए हो, है ना? मैं भी अदाकारा बनना चाहती हूँ। एक्टिंग, नाच गाना, नाटक, ये सब मेरे रग रग में कूट कूट के भरा है। चाहिए तो आजमा के देख लीजिए, भोलेनाथ की सौगंध। अच्छा, तो फिर बना अपना ऑडिशन टेप और फिर हम सोचते हैं क्या करना है आगे। कौन सा टेप? वो क्या है ना, हमारे जीवन में हमने सिर्फ सेलो टेप के बारे में सुना है। ये ऑडी चिंता मत करो, आओ मेरे साथ चलो। वो मैडम सयूरी को एक कमरे में ले जाती है और उसे स्क्रिप्ट देकर उसका ऑडिशन लेती हैं, जिससे खुश होकर वो सभी उसे मुंबई ले जाने का फैसला करते हैं। और एक रात अपने पापा और बहन को बिना बताए सयूरी उन लोगों के साथ मुंबई चली जाती है और वहां जाकर वो उन्हें फोन करके सब बताती है। क्या मतलब बेटा, तुम्हारा दिमाग जगह पर है कि नहीं? ऐसे बिना बताए तुम निकल पड़ी। यहाँ तुम्हें हमने पूरे गांव में ढूंढा, चप्पा चप्पा छान मारा। सिया और मेरी तो जान निकले जा रही थी और तुम बेपरवाह होकर चली गई मुंबई। मैं और क्या करती पापा, मेरा बचपन से सपना था, उसी को पूरा करने के वास्ते मैं यहाँ आई हूँ। अब मुझे मेरे सपने को कैसे भी पूरा करना ही होगा और मैं आपका नाम जरूर रोशन करके रहूंगी। सॉरी पापा, अगर आपको बताती तो आप मुझे मना करते, और सिया भी। अच्छा पापा, रखती हूँ, ऑडिशन के लिए बुला रहे हैं। सयूरी फोन कॉल कट कर देती है। सयूरी, सयू, काट दिया फोन।
न जाने कब सद्बुद्धि आएगी इस अकल की अंधी को। एक हफ्ते बाद सिया के कॉलेज की आखिरी परीक्षा खत्म होने के बाद प्रताप और सिया दोनों भी मुंबई के लिए निकल जाते हैं और वो सयूरी को संपर्क करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाते। गरीब प्रताप अपनी बेटी सिया संग मुंबई की सड़कों पर सयूरी को ढूंढता है। फिर वो लोग एक छोटी सी चौल में रहते हैं। पापा, इस चौल में हम कुछ ही दिन रहेंगे। मैंने 2-3 जगह इंटरव्यू दिए हैं। एक बार बस नौकरी लग जाए तो हम अच्छे से मकान में रहेंगे। और पुलिस सर से भी मेरी बात हुई है, वो सयूरी को खोज ही रहे हैं। थोड़े दिनों बाद सिया को बड़ी पोस्ट पर नौकरी लग जाती है और प्रताप और सिया दोनों भी मुंबई की बड़ी सी बिल्डिंग में रहने लगते हैं। एक रोज जब सिया और प्रताप एक जगह से गुजर रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि सयूरी एक फिल्म की शूटिंग कर रही है। तभी वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। पापा, सयूरी! सयू बेटा। सयूरी प्रताप को कस के गले लगाती है और सिया को भी। फिर वो भावुक होकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए पापा, लेकिन आप निराश मत होइए। जिस मुकाम को हासिल करने के लिए आपकी बेटी इस माया नगरी में आई थी, आज वो मुकाम मैंने हासिल कर लिया है। मुझे अपनी पहली फिल्म मिल गई है। मैं एक हीरोइन बन गई हूँ पापा। सच? सयू बेटा, आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। एक तरफ सिया को मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई और यहाँ तूने भी आखिरकार उड़ान ले ही ली। अब तीनों का मिलन हो चुका था। तीनों एक साथ रहने लगे। सयूरी अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी कर रही थी और सिया भी धीरे धीरे अपने जीवन में भरपूर तरक्की प्राप्त करने लगी थी। एक रात अचानक से कुछ गुंडे सयूरी का पीछा करते हैं। ए हीरोइन, चल चल, ज्यादा नखरा मत कर और अपन को सारा पैसा दे जो भी है तेरे पास। चल चल। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? तो दूर हो जाओ, छोड़ दो मुझे। अरे ऐसा कैसे छोड़ देने का मैडम, छोड़ने के लिए थोड़े पकड़ा है अपन। अरे चलो चलो, निकाल लो पैसा, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पहले ही बता दे रहे हैं अपन। सयूरी गुंडों की बात नहीं मानती और जब सयूरी उनसे जबान लड़ाती है, तभी वो गुंडे उसके गले पर छुरी से वार करते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। बॉस, लगता है ये लड़की टपक गई, मर गई है ये लड़की। अरे क्या बातें कर रहा है तू? इससे पहले कि अपन लोग किसी लफड़े में पड़ जाएं, भाग यहाँ से। तीनों गुंडे सयूरी को सड़क पर बेसहारा छोड़कर भाग जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि सयूरी मर चुकी है, जबकि ऐसा नहीं होता, वो जिंदा होता है। आसपास के लोग सयूरी को अस्पताल ले जाते हैं और प्रताप और सिया को भी बुलाया जाता है। फिर कुछ घंटों के बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? वो ठीक तो है ना वो? हाँ डॉक्टर, मेरी बहन को कुछ होगा तो नहीं ना? घबराइए मत आप दोनों, सयूरी जी को कुछ नहीं हुआ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि गले पे जो वार हुआ है वो बड़ी नहीं, मामूली चोट है। उन्हें होश आ चुका है। आप दोनों उनसे मिल भी सकते हैं। सिया और प्रताप सयूरी से मिलते हैं और फिर सयूरी उन्हें सब बताती है और फिर वो सब सुनकर गुस्से से सिया बोलती है, सयूरी, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं उन तीनों गुंडों को नहीं छोड़ूंगी। अब देख तेरी जुड़वा बहन क्या करती है। हमारा जुड़वा होना शायद इसी दिन के लिए लिखा गया था। सिया उन क्रूर दरिंदे गुंडों के अड्डे का पता लगाती है और फिर उनके अड्डे पर सफेद साड़ी पहनकर और हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लेकर भूतनी के अवतार में जाती है, ताकि उन्हें लगे कि ये तो सयूरी की आत्मा है। क्यों रे दरिंदो, मुझे उस सड़क पर अकेले मरते हुए छोड़ गए? तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से पीछा छोड़ दूंगी मैं तुम्हारा? मैं तुम तीनों से बदला लेने आई हूँ। आई शपथ, बचाओ मम्मी। अरे बॉस, ये तो उस लड़की का भूत है। ओ, अपनी तो वाटिच लग गई। अरे देवा रे देवा, बचाओ बचाओ मम्मी। सिया भूतनी बनकर उन तीनों को खूब दौड़ाती है और परेशान करती है और फिर कुछ देर बाद वहां पर सयूरी, प्रताप और पुलिस ऑफिसर आते हैं। तब गुंडों को पता चलता है कि दोनों बहन जुड़वा हैं। अल्लाह, ये क्या मतलब, अपन को येड़ा बनाया? ओए ज्यादा बकवास मत कर, अब चलो तीनों के तीनों जिंदगी भर जेल में चक्की पीसना।
पुलिस उन गुंडों को गिरफ्तार करके ले जाती है और सयूरी और सिया दोनों बहन एक दूसरे के गले लगती हैं। सयूरी की पहली फिल्म रिलीज हो जाती है और सिया भी अपनी कंपनी की CEO बन जाती है और दोनों जुड़वा बेटियां अपने गरीब बाप के लिए एक बड़ा बंगला खरीदती हैं और उन्हें तोहफे के तौर पर देती हैं, जिसे देख प्रताप की आंखें नम हो जाती हैं। अरे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी 2 जुड़वा बेटियों के कारण मैं आज एक बंगले का मालिक बन गया। कल तक बंगले का चौकीदार था मैं, लेकिन आज अपनी बेटियों के कारण मैं भी एक बंगले का मालिक बन गया। तुम दोनों पे बहुत गर्व है मुझे। तीनों एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं और सिया और सयूरी दोनों जुड़वा बहनें अपनी जिंदगी में खूब तरक्की प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।